इस चैप्टर में हम हमारी बदलती पृथ्वी यानी भूकंप, ज्वालामुखी, वायु, पवन, हिम इत्यादि के बारे में जानेंगे। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलीय मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अब हम क्या आप जानते हैं, इसको बारे में देख लेते हैं। एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख कर दीजिए। बीकर को तपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ ये गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार की गति करता है। अब हम पृथ्वी की जो गतियां हैं उसके बारे में देख लेते हैं। उससे पहले एक स्थलीय मंडलीय प्लेट के बारे में दे दें। भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी व कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी रहती है। उन्हें स्थलीय मंडलीय प्लेटें कहते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी में कितना अच्छे तरीके से समझाया गया है पृथ्वी की गतियों के बारे में। गति दो है, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अब अंतर्जनित भी दो प्रकार से हैं, आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल। अब आकस्मिक में तीन प्रकार के बताए गए हैं इन्होंने, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। हालांकि भूकंप से ही भूस्खलन बनते हैं, लेकिन आकस्मिक बल का ही ये अंतर्जनित बल में आकस्मिक बल के तीन कारण बताए गए। जबकि पटल विरूपण में पर्वत निर्माणकारी बल हैं जो कहीं ना कहीं अपने ज्वालामुखी से रिलेवेंट हैं। जबकि बहिर्जनित बल में अपर्दन और निक्षेपण होता है। अब अपर्दन और निक्षेपण कितनी, जैसे नदी या बहता हुआ जल, पवन यानी वायु, समुद्री तरंगें और हिमनद यानी बर्फीला क्षेत्र। इस तरीके से पृथ्वी की गतियों को हम बांट सकते हैं। ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर एक खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। एंडो यानी अंत, एक्सो यानी बाहर, प्लस जेनिक, जेनिक यानी उत्पत्ति। इन्हें एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक शब्द की उत्पत्ति के बारे में कितना अच्छे से बताया गया है। अब देखिए ज्वालामुखी, देखिए मेंटल से शुद्धि फिर प्रपट्टी पर आती है और फिर ये इस तरीके से ऊंचे उठते हुए गैस से राख को, फिर क्रेटर ऊपर वाला हिस्सा है, निकास नली वेट बोलते हैं इसको। और ये लाल रंग में है अपना लावा, क्योंकि ये भूप्रपट्टी के ऊपर आ चुका है। यदि अंदर होता तो ये मैग्मा होता। अब देखिए क्रियाकलाप देख लेते हैं पहले एक बार। एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दे तथा गर्म जल के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी थी उनमें कंपन होने लगते हैं, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होते हैं। देखिए इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र की भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र एपिसेंटर बोलते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। देखिए इस तरीके से चित्र में हमें बताया गया है। ये प्लेटें हैं, ये अधिकेंद्र है
और भूकंप तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। और उद्गम केंद्र, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। अब भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती है, पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का आप प्रयास कीजिए। आप जब विकिपीडिया या गूगल से देखेंगे तो इनके गुण धर्मों के बारे में अलग अलग आपके प्रैक्टिस पता चलेगी। अब देखिए, यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। रोका नहीं जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांप का धरातल पर आना और कई और भी कारण है। तो परंपरागत कारण देखिए, भूकंप की वस्तु स्थिति का अध्ययन करते हैं। भुज में भूकंप के जो 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप, स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका बताई गई थी। भुज में निराशाजनक हालत हुए थे। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल आदि दवाएं न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक बनी थी। यानी एक भूकंप होने पर किस तरीके की स्थितियां बनती हैं। भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सब अवरोधित हो गई थी। 5वां है, शहर में आग, चारकोल व अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई थी। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी थी। ये एक वस्तु स्थिति के बारे में अध्ययन करने के लिए इस तरीके के आते हैं, और इससे भी और भी स्थितियां विपरीत हो सकती हैं। क्या आप जानते हैं, देखिए, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 या उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं की गिराने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 या उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, जिसकी तीव्रता 7 या अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। अभी के लिए अगर आप देखें, भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य प्रश्नों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु घटना का क्रम श्रेणीबद्ध देखेंगे। कई बार कई क्षेत्रों में, पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में हर समय कोई ना कोई भूकंप आता ही रहता है। कल्पना करें कि स्थितियां क्या भयानक बनती हैं और उसकी सुरक्षा के क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उन्हें हम लॉकडाउन करें, और यही डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट बनता है। भूकंप से बचाव की तैयारी, भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय, सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर, मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोनों में, इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान से चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण या तस्वीर फ्रेम पहले से तैयार है। अपने दोस्त परिवार सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं। आपदा का सामना विश्वास से करें और सहायता करें। मुख्य स्थलाकृति, अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। पहले हम ये क्या आप जानते वाला टॉपिक देख लेते हैं। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर से नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। आप जब विकिपीडिया पे देखेंगे तो इनकी ऊंचाई का पता लगा सकते हैं, वहाँ की क्षेत्रीय विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं, कहाँ ये झरने जाके गिरते हैं। अब देखिए नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़ी ढाल वाली घाटी से गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। तो ये जो जलप्रपात है हम देख रहे हैं, ये भी किसी नियाग्रा जलप्रपात, ये भी किसी नदी पे हैं। ज़रा आप कमेंट करें या देखें ताकि आपका नॉलेज और बिल्ड हो सके। कठोर शैल जल शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल, यानी जो लगातार गिरता रहता है ऊंचाई से, तो धीरे धीरे वहाँ चट्टानों का
अपर्दन होता रहता है, कटाव होता रहता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। विसर्प यानी सर्प की आकृति रूप धारण करती है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि भाई ऊपर से पानी गिर रहा है तभी। जब नदी रास्ते में जाती है तो वहाँ पे भी सैल चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ती है, वो विसर्प बनाती है। जभी तो ये घुमावदार आकृति बनती है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं, समय पर विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बन जाते हैं, जिससे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों के निक्षेपण करती हैं। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं, इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्तित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिकाएं कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि वह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपना मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। यानी मुख्य नदी में जब नदी कई शाखाओं में समुद्र में गिरने से पहले उसे वितरिकाएं कहा जाता है। अब देखिए समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती रहती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देते हैं और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसे इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगों के किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुल्लिन का निर्माण करते हैं। देखिए स्टेक किस प्रकार का है, तटीय मेहराब किस तरीके से है और समुद्री गुफा इस तरीके से बनती है। अब देखिए हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास में मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। गोलास में मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से इन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। अब देखिए पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? डेजर्ट। बालू टीवी के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे शैलों के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू का टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्रों में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने भूकंप, ज्वालामुखी, नदी, हिमनद, पवन, इनके कार्य भी देखे हैं। और इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? यदि समुद्री गुफा है, स्टैक भी है, शैल भी है, किनारा। हिमनद की निक्षेपित विशेषता है हिमोड। पृथ्वी की आकस्मिक गति के कारण कौन सी घटना होती है? आकस्मिक ज्वालामुखी। छत्रक शैलें पाई जाती हैं ये रेगिस्तान में। चाप झील, चाप झील नदी घाटी में, ये मिलान कर लीजिए। भूकंप है 6 में, देखिए
5 भू पृथ्वी का कंपना, जलप्रपात, बालूटीबा, पुलिन, विसर्प, हिमनद। ये बाएं से दाएं और ये ऊपर से नीचे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और ये कक्षा 7 का लेसन था। आप इसे समझ के साथ पढ़ें। धन्यवाद।